हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से आइडिया से क्वेश्चन बन सकता है प्री और मेंस में वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है, और सेकेंडली जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री के और मेंस के उसके लिहाज से है, ताकि जो भी हम डिस्कस करें वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट रहे और जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम चीज़ों को एनालिसिस करें। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इन कोर्सेज में हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का। इसी के साथ कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे फॉर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस होगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद है वन ऑन वन मेंटोरिंग, जिसके तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। आपके जो वीकनेस है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप इससे भी जुड़ के अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि इसमें मेंशन है। तो पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट एमएस स्वामीनाथन जी और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है, एक तो आपका नंबर वन पर्सनालिटी ड्रिवन है कि जो आपकी इमिनेंट पर्सनालिटी रही है एमएस स्वामीनाथन जी एज ए एग्री साइंटिस्ट, उन्होंने किस तरीके से रेवोल्यूशन लाया इंडिया के एग्रीकल्चर में, और एक नेट फूड इंपोर्टर से हमें नेट फूड एक्सपोर्टर का जो आपका मुकाम है वो हासिल करने में मदद की। तो एक तो उनका कंट्रीब्यूशन, और सेकेंडली हमारे एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस तरीके से जो क्राइसिस थी उसको दूर किया। तो चलते हैं थोड़े पास में। तो जब 1960s का समय था, 60s टू 70s, तो उस समय आपके हमारे देश में आपका डेंजरस डेकेड कहा जाता है इस डेकेड को, क्योंकि इस समय आपकी चाइना से वार, पाकिस्तान से वार, फिर आपकी फूड क्राइसिस, ओके, इन तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो हमने फेस की थी। और उसी समय क्या हुआ, आपके एमएस स्वामीनाथन जी जैसे व्यक्ति ने, तो एमएस स्वामीनाथन जी ने इसका हल ढूंढ निकाला एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फिनोमेनन है, इसको पहले ही स्टार्ट कर दिया था बाय यूएस एग्री साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग जी। तो नॉर्मन बोरलॉग जी और एमएस स्वामीनाथन जी दोनों ने मिलके हमारे देश में जो फूड प्रोडक्टिविटी है, जो फूड प्रोडक्शन है, उसमें रेवोल्यूशन को इंश्योर किया। तो ये आपके 1960s से लेके 80s तक ये आपका ग्रीन जो रेवोल्यूशन है ये चला। और इसने क्या किया, आपके रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, ओके, देन आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, इन सभी दिशाओं में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। फिर मार्केट डेवलपमेंट, रूरल रोड डेवलपमेंट, फार्मिंग जो इक्विपमेंट है उनका डेवलपमेंट, फिर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका डेवलपमेंट। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो रेवोल्यूशन होने के लिए क्या होगा, उसमें कुछ आपकी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आनी होंगी। मतलब एक जो आपका पॉलिसी है या फिर इनिशिएटिव है वो आपके डिफरेंट सेगमेंट में इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, तो इसीलिए एमएस स्वामीनाथन जी को बहुत ही श्रद्धा से उनको याद किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ग्लोबल लेवल में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जी को फादर कहा जाता है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये हो गई कुछ बातें। तो अभी ग्रीन जो रेवोल्यूशन है उसका आपका पॉजिटिव साइड हमने देखा कि किस तरीके से रेवोल्यूशन है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सॉइल हेल्थ, ऑन ग्राउंड वाटर। तो इन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, सॉइल कंटामिनेट हो रहा है, सॉइल की जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है वो आपकी हार्म हो रही है। और
ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें सिर्फ हमने फूड सिक्योरिटी को अचीव किया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से हमने अचीव नहीं कर पाया। सिर्फ राइस और व्हीट का जो आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा, हमारा बफर स्टॉक बढ़ने लगा, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने किसके ऊपर देखा? इकोलॉजी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और जो आपके एग्रीकल्चर के जो मेन इनपुट है लैंड या फिर सॉइल और जो आपका वाटर है। तो इसीलिए स्वामीनाथन जी ने ही आपका एवरग्रीन रेवोल्यूशन का जो इनिशिएटिव है वो लिया, ताकि हम क्या कर सके, ग्रीन रेवोल्यूशन से एवरग्रीन रेवोल्यूशन में तब्दील हो सके, ताकि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का उसको हम मिटिगेट कर सके। और उसी के लिए आप देख सकते हैं जैसे आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशनल वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और इसी के साथ जो मल्चिंग जैसे आपके फैसिलिटीज़ है इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उनको डेवलप किया गया। इसी के साथ मल्टी जो आपका क्रॉपिंग है उसको डेवलप किया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप किया गया, मिक्स फार्मिंग जैसे आइडियाज़ को डेवलप किए गए, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया, मिलेट जो फार्मिंग है उसको आपका इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सभी चीज़ें हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। और जो यूएसए से फूड इंपोर्ट होता था उस तरीके के जो स्कीम्स है, ध्यान रखिएगा, उनको आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, और आपको मेंस में भी इन चीज़ों को मेंशन करना होगा। ओके, PL 480 प्रोग्राम क्या है? तो ये यूएस फूड एड प्रोग्राम था जिसके तहत यूएसए ने हमें ब्लैकमेलिंग भी की थी, प्रेशर भी डाला था, ओके, कि हम आपके यूएसए के साथ अलाइंड रहे। लेकिन यूएसए ने, इंडिया ने क्या किया, अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को, कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंटली लेंगे, ओके। और उसी को अचीव करने के लिए इंडिया ने क्या किया, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे जो इनिशिएटिव्स है उनको अपनाया। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, मेंस के लिए हमने एक क्वेश्चन बना दिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से एक रेवोल्यूशन है। सेकेंडली, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऑल दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ओके। अभी वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें रिफॉर्म करना है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को। हमारा जो आपका एग्री एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। फिर टैरिफ जो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है उसको भी हमें ठीक करना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी यूएसए ने क्या किया है, 25% टैरिफ लगा दिए है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। तो इंडिया का बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट यूएसए में होता है, तो इन सभी शॉक को हमें ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रेंथन करना है डोमेस्टिक बफर्स को, ओके। अब इंश्योरेंस का फैसिलिटी फार्मर्स को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, जैसे PM फसल बीमा योजना, ओके। प्राइसिंग सपोर्ट देना ज़रूरी है जिसको दिया जाता है अंडर MSME, ओके। और इसको एक्सटेंड करना है टू स्मॉल फार्म प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है, एग्रो इकोलॉजी, ऑर्गेनिक क्लस्टर्स जो अभी हमने बात किया, तो इसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। इंटीग्रेट करना है ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी को, ओके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा R&D को करना, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है उसको ले सके, एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट कर सके। डिजिटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, उसको जैसे ड्रोन का इस्तेमाल, AI का इस्तेमाल करके हम प्रिसीजन फार्मिंग कर सके। और इसी के साथ हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर सके बाय डेवलपिंग ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, ओके, और ब्रीड्स। तो ये सभी जरूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एग्रीकल्चर के ऊपर ही बात करता है, तो राइज ऑफ द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तभी से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में ईल्ड को बढ़ाने के लिए आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर जैसे NPK, MOP, ओके, DAP, ये फर्टिलाइजर्स यूज किए जाने लगे ताकि ग्रोथ को बढ़ाई जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। और क्रॉप को आपके पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट्स फंगस से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड का यूज़ किया जाने लगा। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ, हार्बिसाइड का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अभी हार्बिसाइड क्या है, जो खेत में आप देखते हैं कि साइड में जो वीड उग जाते हैं, छोटे छोटे घास फूस जो उगते हैं, उसको हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्या करती है, खेत का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए हर्बिसाइड को क्या किया जाता है, मैन्युअली हटाया जाता है, और उसमें कभी आपका हर्बिसाइड या फिर केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर्बिसाइड का जो इस्तेमाल है आप देख सकते हैं एनुअल ग्रोथ इसका बढ़ रहा है। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का अगर 5% से बढ़ रहा है, तो ये आपका हर्बिसाइड जो है 10% की दर से बढ़ रहा है, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, आपका ध्यान रखिएगा कि हर्बिसाइड को हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। और हर्बिसाइड आपका क्या होगा, जो खेत है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी।
ओके, जो सॉइल की क्वालिटी है, जो सॉइल में माइक्रो बैक्टीरिया, जो आपके जो माइक्रोब्स हैं उनको निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। ओके, तो इससे आपका ह्यूमन हेल्थ, सॉइल हेल्थ, ओके, फिर बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी क्या रीज़न है कि हार्बिसाइड्स का यूज़ बढ़ रहा है? नंबर वन तो क्या है, आपको जो वीड्स है, जो घास फूस है, उसको हटाने के लिए जो मैनुअल लेबर चाहिए उसकी कमी हो रही है। ओके, जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन को माइग्रेट कर रहे हैं फॉर बेटर लाइवलीहुड, फॉर बेटर लिविंग। और दूसरा क्या है, अगर आपके मैनुअल जो लेबर्स है उनको यूज़ किया भी जाता है तो उसमें क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है देन यूजिंग हार्बिसाइड। तो इसीलिए क्या है, इसमें हार्बिसाइड का अल्टरनेटिव को लिया गया है। तो अभी हार्बिसाइड का क्या है, क्यों इसका राइज हो रहा है, इसके क्या निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ में और आपके सॉइल एंड वाटर के हेल्थ में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस का एक क्वेश्चन भी इसमें दिया है। तो अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम अगर देखा तो उसका सोल्यूशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या है, एक पोटेंशियल सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट हैं। तो आप सिर्फ चैलेंजेस को गिनाएंगे तो नहीं होगा, आपको उसमें सॉल्यूशंस भी गिनाने होंगे। ओके, तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट करना है बाय यूजिंग मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड्स। ओके, स्टेट सपोर्ट करना है लेबर्स को लाइक बाय यूजिंग एमजी एनरेगा। ओके, प्लस एक नया स्कीम हम बना सकते हैं। हार्बिसाइड को रेगुलेट करना ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट अप्रूवल सिस्टम बनाना ज़रूरी है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाना ज़रूरी है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, डिसेंट्रलाइज करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जो एमएनसी का मोनोपोली है उसको ब्रेक करना है। जैसे मॉन्सांटो जो आपका है एमएनसी है, जो आपका बहुत ज़्यादा मोनोपोली दिखाता है, उसको कम करना ज़रूरी है। सस्टेनेबल थ्रेशहोल्ड पॉलिसी डेवलप करना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल पॉलिसी को अपना सके। ओके, तो दो टॉपिक हमने देखे आज आपके एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्री इकोनॉमी के ऊपर या फिर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, जो काफ़ी ज़रूरी रहेगा क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनेगा जिसमें आप इन चीज़ों को कैसे भी करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ये R&D, रिसर्च एंड एक्सटेंशन, MG एनरेगा, इन सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, धोबल टू विजिट मॉस्को एज ट्रम्प इम्पोजेस एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया। तो अभी धोबल साहब क्या है, आपके रशिया विजिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो यूएसए का टैरिफ पॉलिसीज़ है, जो 25% टैरिफ लगाया है, और आज मैंने जो सोर्स, किसी एक सोर्स में शायद कहीं फेसबुक में ही देखा था कि इसको 50% तक इंक्रीज़ किया गया है। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, आज के न्यूज़पेपर में अगर आता है तो कल उसको कवर कर लूँगा। ओके, तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि आपका जो 25% टैरिफ हाइक किया गया है उससे क्या होगा, इंडिया के आपके एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन सभी चीज़ों में हमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसी के साथ जो सैंक्शन का डर दिखा रहा है बाय यूएसए टू इम्पोज काटसा ऑन इंडिया। ओके, तो काटसा क्या है, एक अमेरिका में एक लॉ है जिसके तहत क्या किया जाता है, अमेरिका अपना डोमिनेंस जताना चाहता है कि हमारे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी लो, लेकिन इंडिया का क्या है कि हम आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले प्राधान्य हम देंगे, हम रियलिस्टिक पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे जिससे हमारे देश का क्या हो, मुनाफा हो। ओके, और हम नॉन अलाइंड है, हम सभी के साथ अलाइन करना चाहते हैं। वी वांट टू अलाइन इन अ मल्टीपल वे विथ डिफरेंट नेशंस। ओके, और हम मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने यूएसए का जो प्रेशर है उसको आपका किस तरीके से उसमें आपका रेस्पॉन्ड किया है, बाय क्लोजिंग आवर टाइज विथ रशिया। ओके, तो आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग, ये 2024 का फोटो है। ओके, तो हाल ही में फिर से मीटिंग होना है, और इवन उसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इसी साल में आपके जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो भी इंडिया को विजिट करे, क्योंकि अभी इंडिया रशिया का जो रिलेशन है, ओके, कोल्ड वार के समय स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं 60-70s के बाद हमारा रिलेशन तब से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टफुल रहा है और रशिया ने हमें हर प्रॉब्लम में मदद की है। ओके, और अभी हम क्या है, आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स में स्पेशली जो S-400 मिसाइल है उसको इंपोर्ट करते हैं, आपके फिर जो चीप क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी और जो स्ट्रैटेजिक हमारी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है वो हम आपका टेकल कर पा रहे हैं। ओके, तो बाकी रियलिज्म क्या है, ओके, सोवरेनिटी डॉक्ट्रिन क्या है, ओके, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें खोल के लिख के बताया है। तो इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में इस तरीके के वर्ड्स को इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। अभी जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके,
चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, वर्ल्ड ट्रेड वॉर, अ रिस्क दैट हैज रेज्ड नो अलार्म। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड वॉर चल रही है और हर देश जो क्या कर रहा है, स्पेशली आप इसमें यूएसए के बारे में ले सकते हैं, यूएसए देन यूरोपियन यूनियन के नेशंस के बारे में जो क्या कर रहे हैं, स्पेशली यूएसए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, अन्य देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो सैंक्शन का डर दिखा रहा है। और इसी के साथ अगर आप चाइना को देखें तो वो क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल को आपका वेपनाइज कर रहा है। तो इस तरीके के जो वर्ल्ड लेवल पे हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, स्पेशली ट्रेड रिलेटेड जो वॉर है उनको मिनिमाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी अगर पास्ट में देखें, जब ट्रेड वॉर हुआ था 1930s में, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके पीछे था ट्रेड वॉर, क्योंकि आपके जो यूएस थी उसमें उसने स्मूथ हॉली टैरिफ पॉलिसी के तहत डिफरेंट नेशन के ऊपर ज़्यादा टैरिफ को बढ़ा दिया था। तो अभी यूएसए ने जब टैरिफ बढ़ाया है कि यूएसए में आपका कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होना है, तो बाहरी जो देश है, यूरोपियन जो देश है या फिर अलग देश है, वो भी अपना टैरिफ बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होता है, टैरिफ वार बढ़ता है और हर देश की इकोनॉमी ठप होने लगती है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो क्या है, इंटीग्रेट होकर रखा है। किसी एक देश ने अगर आपका निगेटिव रिएक्शन दिया तो उसका इम्पैक्ट अन्य देशों में पड़ेगा। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड वॉर है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से चल रहा है, और उसको आपका जो WTO है जिसको बनाया गया था टू रेगुलेट वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, वो आज के समय पे इन इफेक्टिव नज़र आता दिख रहा है। तो ज़रूरी है कि वर्ल्ड ट्रेड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्या करना है, बेटर पॉलिसी बनानी है और डिफरेंट नेशंस को आपका कन्वर्ज करना है, अपने इंटरेस्ट को अलाइन करना है, ताकि हम ट्रेड वार को रोक सके और जो आपका डिप्रेशन जैसे सिचुएशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैसे सिचुएशन से मुकाबला कर सके। नहीं तो ये क्या करेगा, वर्ल्ड की हर कंट्री को इम्पैक्ट करेगा। ओके, वार लाइक सिचुएशंस रहेगी, लॉलेसनेस रहेगा, केओस फैलेगा, ओके, वार जैसी सिचुएशंस मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें जो भी डिफरेंसेस वर्ल्ड लेवल पे दिख रही है, ओके, रीजनल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टेरिटरी, कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग ट्रेड, उन सभी को मिनिमाइज करना जरूरी रहेगा। ओके, तो इस टॉपिक से भी क्या है, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका अगर वे फॉरवर्ड देखें तो क्या है, रिफॉर्म करना है WTO को, ओके, रीजनल ट्रेड प्रैक्टिसेस जो पैक्ट्स है, RCEP, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इनके जरिए हमें क्या करना है, आपके बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड्स को और आगे बढ़ाना जरूरी है, जो डिफरेंसेस है उनको मिनिमाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट लैंग्वेज, ओके, तो ये आपके GS पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो सकता है। ओके, तो अभी वाई सिलेटी स्पोकन बाय मिलियंस इन नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ बांग्लादेशी लैंग्वेज। तो जो सिलेटी आपका लैंग्वेज है, अभी इसको क्या किया जाता है, आपका एक विदेशी लैंग्वेज की तरह देखा जाता है कि जो हमारे देश में सिलेटी बोलते हैं तो उसका मतलब हुआ कि वो बांग्लादेशी है। ओके, तो इस लैंग्वेज के ऊपर इसका पूरा आपका ब्यौरा दिया गया है कि जो सिलेटी लैंग्वेज है, इसको अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि आपका ये जो बंगाली लैंग्वेज है, ओके, उसी का एक क्या है, आपका डायलेक्ट है, लेकिन इसको वो जो एक मर्यादा है वो नहीं मिली है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर आपके जो सिलेटी स्पीकर्स हैं उनको आपके संदेह की नज़र से देखते हैं कि ये बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स हैं, जबकि ऐसा आपका यूनिफॉर्म सोच रखना, ओके, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना सही नहीं है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि हमारा देश में इतनी विविधताएँ हैं और सिलेटी जैसा जो लैंग्वेज है वो भी, उसका भी जो आपका ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो इंडिया में ही हुआ है। नो डाउट आपके जो सिलेटी स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, ओके, जो आपका सिलेट इंडिया के साथ था जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो जो सिलेट है उसमें रेफरेंडम हुआ था, तो रेफरेंडम के तहत जो सिलेटी स्पीकर्स है या फिर सिलेट रीजन है उसको बांग्लादेश के साथ मर्ज कर दिया गया। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा में, ओके, फिर आपके मेघालय में एंड देन आसाम के आपके बराक वैली रीजन में अभी भी सिलेटी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, आम बोलचाल की भाषा है, और इसको भी क्या है, आपका जो मर्यादा मिलना चाहिए उसको दिया जाना चाहिए। तो उसी को लेके ये आर्टिकल बात कर रहा है कि हमारा जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ओके, उसके लेके हमें एक नुआंस्ड सूक्ष्म अप्रोच रखना है, सभी चीज़ों को बेटर तरीके से समझना ज़रूरी है और हर लैंग्वेज को मर्यादा देना ज़रूरी है। ओके,
किस तरीके से, इन लिटरेचर, इन आपके गवर्नेंस, ओके, इन पॉलिटिकल पॉलिसीज, ओके। तो ये सभी आपके आगे बढ़ाना ज़रूरी है ताकि हम सोसाइटी में क्या कर सके, डिफरेंट जो डायलेक्ट स्पीकर्स लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सके और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर सके। बाकी जो रेफरेंडम का बारे में अभी बात किया, बराक वैली, ये सभी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू सिलेटी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो एक तो आपको इसमें क्या बताना है कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है इन नॉर्थ ईस्ट, ओके, तो डिफरेंट आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस है, ओके, फिर आपके डायलेक्ट्स है, तो इन सभी को क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हमारे देश के अंदर भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है उससे भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जो इंग्लिश अग्रेशन है उन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके आर्टिकल 350A है, 350B है, इन सभी चीज़ों को आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू, ओके। तो जो 2-2 महीने में आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होता है आरबीआई का, एक 6 मेंबर बॉडी है जो क्या करती है, आपके रेपो रेट को डिसाइड करती है। और रेपो रेट क्या डिसाइड करता है, आपके देश में जो लिक्विडिटी है वो आपका कितना रहेगा और उसके ऊपर देश का जो डिमांड है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो लास्ट जो हमने 3 बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में देखा था कि पहले 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया था, फिर सेकंड आपका जो बाई मंथली था उसमें फिर 25 बेसिस पॉइंट एंड देन 50 बेसिस पॉइंट, तो टोटल 100 बेसिस पॉइंट से आपका जो 6.5 था रेपो रेट उसको 5.5 तक ला दिया गया, ओके। तो ये रहा 6.5 था और इसी 6.5 को 5.5 तक लाया गया। लेकिन इस बार जो है आपका न्यूट्रल स्टैंड रखा है, ओके, कोई चेंजेस आपकी नहीं देखी गई है। तो इसमें क्या है, अभी चेंजेस इसीलिए नहीं किया गया है कि एक बार आपका जो लास्ट 5-6 मंथ में चेंजेस आई है उस चेंजेस का जो आपका इम्पैक्ट है उसको अभी ऑब्जर्व करना और ज़रूरी है। बाकी जो आपका ग्लोबल हीट विंड्स आप देख सकते हैं, टैरिफ वार एंड ऑल, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने मॉनिटरी पॉलिसी को आपके इस तरीके से बैलेंस अप्रोच से लेना है ताकि आपकी क्या करे, देश के अंदर जो डिमांड है, जो ग्रोथ है वो हैम्पर ना हो और लिक्विडिटी आपका एक बैलेंस में रहे। तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। बाकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ये 6 मेंबर आरबीआई बॉडी है, इसका काम क्या है, देश का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, ग्रोथ को आगे बढ़ाना और रेपो रेट को डिसाइड करना, ओके। और ये आपके ये सभी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, ओके। तो ये आपका जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका जो उससे जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, तो इसमें 4% बैलेंस रहेगा, -2% +2% हो सकता है और इसी को मेंटेन करती है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो एक 6 मेंबर बॉडी है जिसमें 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई साइड एंड 3 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड रहता है, ओके। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, आपको कोई डाउट रहता है, आप इसको और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम डिफरेंट वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, ओके। अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एज वेल एज आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें मैंशन किया हुआ है। इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।